एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। अब आज हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के 3 टॉपिक ऑलरेडी देख लिए हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या क्या पॉइंट्स हम देखेंगे उसमें सॉरी पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है प्रोटीन स्टेबिलिटी, तीसरा है हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, देन सिमेट्रिक अरेंजमेंट सब यूनिट्स की देखेंगे हम, फिर डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन में वो देखेंगे, और जो रीसेंट स्टडीज़ हैं लास्ट में हम वो देखेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें प्रोटीन के जनरल इंट्रोडक्शन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, तो मोस्टली प्रोटीन्स पर्टिकुलरली दोज विथ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोर देन 100 kd कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। द पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स एसोसिएट विद अ स्पेसिफिक ज्योमेट्री। एक्चुअली होता क्या है कि ऐसे प्रोटीन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 kd से ज़्यादा होता है उनमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक ज्योमेट्री में जुड़ते हैं। इनका जो एसोसिएशन है, द एसोसिएशन ऑफ सेवरल प्रोटीन चेन्स और सब यूनिट्स इनटू अ क्लोजली पैक अरेंजमेंट इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और जो प्रोटीन के चेन्स के प्रोटीन के सब यूनिट्स का अरेंजमेंट होता है ऐसे कि वो एक क्लोज बिल्कुल पास पैक्ड स्ट्रक्चर कंप्लीटली बना लें, उस स्ट्रक्चर को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी कि जैसे हमने प्राइमरी में देखा था कि प्राइमरी क्या है, अमीनो एसिड्स का लीनियर अरेंजमेंट है। सेकेंडरी में हमने देखा कि सेकेंडरी में क्या होता है, फोल्ड्स होते हैं, ट्विस्टिंग हो जाती है और बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स बन जाता है। टर्शरी में हमने देखा कि टर्शरी में 3D स्ट्रक्चर आ जाता है प्रोटीन का। वैसे ही क्वाटरनरी में क्या होता है, जो सब यूनिट्स या जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो पैक हो जाती हैं आसपास, बिल्कुल क्लोजली पैक हो जाती हैं और एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेती है जिसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। सिंपली इट एग्जिस्ट वेयर मोर देन 1 अमीनो एसिड चेन कम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और जनरली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तब बनता है जब एक से ज़्यादा अमीनो एसिड चेन पास में आती हैं, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का तभी फॉर्मेशन होता है व्हेन देयर आर मोर देन 1 अमीनो एसिड चेन इज इन्वॉल्व। जब एक अमीनो एसिड से ज़्यादा चेन्स इन्वॉल्व होती हैं तब जाकर प्रोटीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ईच ऑफ द सब यूनिट, हर जितने भी, देखो मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि प्रोटीन किससे बनता है, पॉलीपेप्टाइड से बनता है, ठीक है। तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स लिंक होती हैं तो उनकी लिंकिंग से ही पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का जनरेशन होता है। तो हर सब यूनिट का अपना अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। और ये जो सब यूनिट्स होते हैं ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस से जुड़े होते हैं, है ना। वंडरवॉल फोर्सेस इनकी नॉन पोलर साइड चेन्स के बीच में होते हैं और बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें जगह जगह पाई जाती है। वो मैंने आपको बताया है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड मिलते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलते हैं और क्वाटरनरी में हम देखेंगे कि नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब एक बात यहाँ समझने वाली कि प्रोटीन जिसमें एक से ज़्यादा सब यूनिट होते हैं, विथ मोर देन 1 सब यूनिट इज कॉल्ड एज अ ऑलिगोमर। जिसमें एक से ज़्यादा सब यूनिट्स होते हैं जिस प्रोटीन में, उसको क्या कहते हैं, ऑलिगोमर कहते हैं। और वो प्रोटीन जिनमें आइडेंटिकल सब यूनिट्स होते हैं, एक जैसे ही सब यूनिट्स होते हैं, उनको प्रोटोमर्स बोलते हैं। यदि एक से ज़्यादा अलग अलग सब यूनिट होंगे तो उसको ओलिगोमर कहेंगे, और जिस प्रोटीन में एक जैसे सब आइडेंटिकल यूनिट्स होंगे उसको प्रोटोमर कहेंगे, ठीक है। देन प्रोटीन स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री सरफेस ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स। जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन होते हैं पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स के, उनके बीच में नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय द नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये आपको याद रखना है। जैसे बताया था कि टर्शरी में डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनते हैं, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। प्राइमरी जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से क्वाटरनरी से संबंधित आपको याद रखना है कि उसमें नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं।
Additionally, acidic and basic side chains they form salt linkage. Acidic और basic side chains जो होती हैं वो salt linkage बनाती हैं. Since the same weak forces that stabilize tertiary structure are involved in stabilizing quaternary structure. जो वीक फोर्सेस टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं वही जो वीक फोर्सेस हैं वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को भी स्टेबलाइज करते हैं, मगर एडिशनली नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जुड़ जाते हैं जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू हैव कोवेलेंट स्टेबलाइजेशन बाय इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड. और कोवेलेंट स्टेबलाइजेशन भी कहीं ना कहीं एक्ट करती है, बट देखो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ना वहाँ तक कोवेलेंट इंटरेक्शंस स्टेबलाइज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड. ये मैंने कल भी बताया था. तो ये जो फैक्टर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेंगे उसमें वो तीन तो रहेंगे ही जो प्राइमरी को करते हैं, सेकेंडरी को करते हैं और टर्शरी को करते हैं. यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड भी रहेगा और साथ में कोवेलेंट लिंकेज भी रहेगी. लेकिन एडिशनल स्पेशली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को कौन से बॉन्ड स्टेबलाइज करेंगे? नॉन कोवेलेंट बॉन्ड करेंगे. और ओवरऑल अगर मैं पूछूँ कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या क्या स्टेबलाइज करता है तो आप बोलोगे पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, और डाइसल्फाइड बॉन्ड, वंडर वॉल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स है ना. तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज अ सम अप ऑफ एंटायर थिंग. जो एक एक स्ट्रक्चर इंडिविजुअली जैसे स्टेबलाइज हो रहा है वो सब मिला के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेंगे. लेकिन यदि आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को कौन? नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन से स्टेबलाइज करती हैं. ठीक है. देन आता है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही पाया जाता है. इट्स द बेस्ट एग्जांपल टू स्टडी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. उसमें क्या होता है, दो पेयर डिफरेंट प्रोटीन्स के इसमें it consists of two pairs of different protein designated as alpha and beta chain. दो चेन होती है इसके अंदर, अल्फा चेन और बीटा चेन, दोनों की दो दो पेयर में होती हैं डिफरेंट प्रोटीन्स में. कंसिस्ट ऑफ टू पेयर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन. तो अल्फा 2 और बीटा 2 के नाम से ये जानी जाती हैं. एक में 141 अमीनो एसिड होते हैं एंड अल्फा में 141 अमीनो एसिड होते हैं एंड बीटा में 146 अमीनो एसिड्स होते हैं. ठीक है. अब एज इन केस ऑफ मायोग्लोबिन हो, मायोग्लोबिन भी हीमोग्लोबिन जैसे ही एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो मायोग्लोबिन हो या हीमोग्लोबिन हो, ईच सब यूनिट इज लिंक्ड कोवेलेंटली टू अ बॉन्ड ऑफ हीम है ना. ग्लोबिन जो है वो हीम से, ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है और हीम जो है वो आयरन पार्ट है. तो ग्लोबिन जो है वो हीम से कोवेलेंटली जुड़ा हुआ होता है. दस हीमोग्लोबिन बाइंड्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. और एक सेंटर में हीम होता है और आसपास में 4 ग्लोबिन जुड़े होते हैं. इसी वजह से इन ग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारी बॉडी में. यही हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंस है कि वो ऑक्सीजन की कैरियर है ना. देन जो 2 आइडेंटिकल अल्फा चेन एंड 2 आइडेंटिकल बीटा चेन आर अरेंज्ड टेट्राहाइड्रली. किस तरह से अरेंज्ड होते हैं अल्फा चेन और बीटा चेन? ये टेट्राहाइड्रल टेट्राहाइड्रल एक प्रकार की ज्योमेट्री है. टेट्राहाइड्रल फॉर्म में ये अरेंज्ड होते हैं. और ये यूनिट्स कैसे हेल्ड होते हैं, कौन सा फोर्स यहाँ पे काम करता है इनको जोड़ के रखने के लिए? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयन पेयर. आपको याद होगा मैंने सॉल्ट ब्रिज बताया था आपको टर्शरी स्ट्रक्चर में. यदि नहीं पता तो टर्शरी स्ट्रक्चर के वीडियो को रेफर बैक करिए, वहाँ से समझिए है ना. आयन पेयर, सॉल्ट ब्रिजेस बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड अमीनो एसिड साइड चेन. मतलब ये सभी फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन पेयर यानी कि या फिर सॉल्ट ब्रिजेस जो कि अपोजिटली चार्ज्ड अमीनो एसिड के बीच में बनते हैं, ये सब इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है. और यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि दी सब यूनिट्स ऑफ हीमोग्लोबिन दे डू नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली. हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को यदि आप ध्यान में रखने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटर में आयरन होता है और आसपास में 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं. और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है यानी कि हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इन 4 मॉलिक्यूल से क्या जुड़ जाता है, इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन जुड़ता है. अब वो जुड़ाव कैसे होगा? तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन द कन्फर्मेशन एट वन साइड ऑफ एन ओलिगोमेरिक प्रोटीन. यहाँ ये जो प्रोटीन है ये ओलिगोमेरिक प्रोटीन है, डिफरेंट सब यूनिट से बना हुआ है ना. ऊपर मैंने आपको बताया था कि प्रोटोमेरिक प्रोटीन वो होता है जिसके अंदर की आइडेंटिकल सब यूनिट, एक जैसे सब यूनिट से जो प्रोटीन बनता है उसको ओलिगोमेरिक कहते हैं, उसको प्रोटोमेरिक कहते
कहते हैं, और जो अलग अलग सब यूनिट से बनता है उसको ओलिगोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं, है ना। मोर देन वन सब यूनिट से जो बनता है उसको ओलिगोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही इस इमेजिन करने की कोशिश करिए, सेंटर में आयरन है, आयरन से 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल जुड़े हैं, ठीक है। एक भी ग्लोबिन मॉलिक्यूल पे आके जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ेगा ना, बाकी के 3 जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं वो अपने आप ऑक्सीजन से जुड़ने को रेडी हो जाएंगे और ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए साइट तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही एक जगह एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल पे आके ऑक्सीजन अटैच हुआ, इस कन्फर्मेशनल चेंज ने दूसरी साइड में भी कन्फर्मेशनल चेंज इंड्यूस कर दिया और बाकी की साइड पे भी आके ऑक्सीजन रेडिली कंबाइन हो जाएगा। तो इस तरीके का ओलिगोमेरिक प्रोटीन जिसमें एक साइड पर चेंज बाकी की 3 साइड में भी चेंज कॉज कर दे। ध्यान से सुनिए, इस तरीके का प्रोटीन जो जहाँ पर कि एक मॉलिक्यूल आकर जुड़े तो उस एक मॉलिक्यूल के जुड़ने से बाकी की साइड्स में भी चेंज इंड्यूस हो जाए और बाकी की साइड्स भी उस मॉलिक्यूल से जुड़ने को तैयार हो जाए, ऐसा जो मॉलिक्यूल, ऐसा जो प्रोटीन है वो एलोस्टेरिक प्रोटीन कहलाएगा। और ये जो इफेक्ट है ये एलोस्टेरिक इफेक्ट कहलाता है। व्हेन अ चेंज इन द कन्फर्मेशन एट साइट ऑफ एन ओलिगोमेरिक प्रोटीन इज कॉज्ड बाय अ चेंज इन स्पाटियल सेपरेटेड साइट ऑफ oligomer, the change is called as allosteric effect and the protein is called allosteric protein। बिल्कुल साधारण भाषा में समझाऊं, हीमोग्लोबिन का भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब व्हेन वन हीम ग्रुप इन द हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन, जब एक भी हीम ग्रुप या जो है जब एक ग्लोबिन ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे ग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, तो जैसे ही एक साइड पे बाइंडिंग होगी, एक जगह पे जाके ऑक्सीजन जुड़ा हीमोग्लोबिन से, बाकी की जो 3 साइड हैं, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर रखो, सेंटर में जो है वो आयरन है, 4 तरफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल लगे हुए हैं ना। तो जैसे ही एक जगह एक ग्लोबिन से जाके ऑक्सीजन जुड़ेगा, वैसे ही बाकी की 3 जगह जो है वो चेंज इंड्यूस हो जाएगा और बाकी की 3 जगह भी ऑक्सीजन जो है वो जाके रेडिली ग्लोबिन से जुड़ पाएगा, है ना। ये 1 हीम गलत लिख दिया है, 1 ग्लोबिन ग्रुप होना चाहिए। हीम तो केवल सिंगल होता है, ग्लोबिन 4 होते हैं, है ना। बाकी की साइड जो 3 साइड फ्री होंगी ग्लोबिन वाली, वो भी जल्दी से ऑक्सीजन से जुड़ने को तैयार हो जाएंगी और ऑक्सीजनेशन होगा, है ना, और जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा प्रोटीन जहाँ एक कोई ग्रुप जाके एक साइड से अटैच हो तो बाकी की 3 साइड भी उस ग्रुप से, उस पर्टिकुलर एटम से, उस मॉलिक्यूल से जुड़ने को रेडिली तैयार हो जाए, ऐसा प्रोटीन एलोस्टेरिक प्रोटीन कहलाता है ना। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए समझने में हो सकता है आपको दिक्कत जाए। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में सेंटर में आयरन होता है और 4 तरफ उससे ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ा होता है, ठीक है। जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो होता क्या है कि जो ग्लोबिन यूनिट होते हैं उसमें से एक ग्लोबिन यूनिट से जाके ऑक्सीजन जुड़ता है। जैसे ही एक ग्लोबिन यूनिट से जाके ऑक्सीजन जुड़ेगा, वैसे ही रिमेनिंग जो 3 ग्लोबिन यूनिट है वो भी जगह तैयार कर लेंगे ऑक्सीजन के जुड़ने के लिए और तुरंत ही साइट प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन के जुड़ने के लिए, जिससे कि ऑक्सीजनेशन बहुत आसानी से हो जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत आसानी से बन पाएगा। तो ऐसे प्रोटीन्स जिनके अंदर एक जगह में चेंज दूसरी की साइड्स में भी चेंज इंड्यूस कर दे, ऐसे प्रोटीन्स को हम एलोस्टेरिक प्रोटीन बोलते हैं और इस प्रकार के इफेक्ट को हम एलोस्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं। वेयर इंटरेक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल एट वन साइड gives way to the interaction of other molecule at other respective sites. Such a protein is called as allosteric protein and such effect is called as allosteric effect. ओके तो अगर ये भाषा डिफ़िकल्ट लिख रही हो तो जैसा मैंने लग रही हो तो जैसा मैंने बोला है वैसे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देन सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट, किस तरह से जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसमें सब यूनिट्स का अरेंजमेंट होता है और किस किस तरह की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में सिमेट्री आ सकती है। प्रोटीन्स में आ सकती है रोटेशनल सिमेट्री, है ना, साइक्लिक सिमेट्री आ सकती है, डाईहाइड्रल सिमेट्री आ सकती है, टेट्राहाइड्रॉन, क्यूब एंड आइसोहाइड्रॉन सिमेट्री आ सकती है। ये 3 तरह की सिमेट्रीज पॉसिबल हैं।
सबसे पहले यदि हम बात करें साइक्लिक सिमेट्री की, तो प्रोटोमर्स आर रिलेटेड बाय अ सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2, 3 और n फोल्ड रोटेशनल एक्सिस आर सेड टू हैव C2, C3 एंड Cn सिमेट्री. C2 सिमेट्री इज मोस्ट कॉमन. ऐसे प्रोटोमर्स मतलब कि वो प्रोटीन जिनके अंदर आइडेंटिकल सब यूनिट है जो कि सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन से जुड़े हुए हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें 2, 3 या n फोल्ड रोटेशनल एक्सिस है वो C2, C3 या Cn सिमेट्री बना लेंगे. साइक्लिक सिमेट्री नाम से ध्यान रखो कि साइक्लिक यानी जैसा सर्कल जैसा स्ट्रक्चर, बिल्कुल साइक्लिक स्ट्रक्चर की सिमेट्री होगी तो उसको साइक्लिक सिमेट्री कहेंगे. और यहाँ प्रोटोमर्स द्वारा बनती है, ज़्यादातर ऐसे प्रोटीन द्वारा बनती है जो कि प्रोटोमेरिक नेचर के होते हैं. ठीक है, और प्रोटोमर एक दूसरे से सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कनेक्टेड होते हैं, है ना, और बहुत बार रोटेट करेंगे एक्सिस पे तो उससे वो साइक्लिक सिमेट्रीज जनरेट करेंगे. प्रोटोमर कौन कौन सी साइक्लिक सिमेट्री जनरेट कर सकते हैं? C2, C3 और Cn. और इसमें से सबसे कॉमन कौन सी है? C2. अगर आपको कहीं पर भी लिखी हुई लाइंस डिफ़िकल्ट लग रही हैं या लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, क्योंकि देखो नोट में स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए मैंने लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी यूज़ करवाती हूँ मैं. लेकिन आपको अगर कहीं भी समझने में दिक्कत लग रही है तो जो मैं बोल रही हूँ बस आप उन वर्ड्स को फॉलो कर लो और वीडियो देखते देखते पॉज करके वीडियो को उन वर्ड्स को नोट कर लो, आपका काम हो जाएगा, है ना. तो साइक्लिक सिमेट्री किस तरह के प्रोटीन सब यूनिट्स में होती है? प्रोटोमर्स में होती है जो कि सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन से जुड़े होते हैं. और ये जो प्रोटोमर्स हैं ये बार बार रोटेशनल एक्सिस पर फोल्ड्स जनरेट करके साइक्लिक सिमेट्री जनरेट करते हैं. कॉमनली पाई जाने वाली साइक्लिक सिमेट्री कौन कौन सी है? C2, C3 और Cn, जिसमें से कि C2 जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है. देन हम बात करें डाईहाइड्रल सिमेट्री की. ये मोर कॉम्प्लिकेटेड है, रोटेशनल सिमेट्री से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. ये जनरली तब जनरेट होती है व्हेन n फोल्ड रोटेशनल एक्सिस इंटरसेक्ट्स 2 फोल्ड रोटेशनल एक्सिस. 2 रोटेशनल एक्सिस जो हैं ये ओलिगोमर्स में होती है. ओलिगोमर्स के अंदर क्या होता है? 2 अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं. तो दोनों सब यूनिट की जो रोटेशनल एक्सिस हैं वो जब 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. आई रिपीट, ये वाली सिमेट्री कहाँ होती है? ओलिगोमर में. ओलिगोमर ऐसे प्रोटीन हैं जिनके अंदर 2 अलग अलग सब यूनिट्स हैं. तो जब 2 अलग अलग सब यूनिट्स वाले प्रोटीन एक दूसरे को रोटेशनल एक्सिस पे राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे दोनों सब यूनिट्स, तो जो ज्योमेट्री जनरेट होती है वो DN ज्योमेट्री होती है, JN सिमेट्री होती है. और इसमें 2N प्रोटोमर्स होते हैं, यानी इसमें 2 प्रोटोमर्स होते हैं, मतलब एक ओलिगोमर है. आप कंफ्यूज मत हो, आप तो बस इतना ध्यान रखो कि ओलिगोमर्स के रोटेशनल एक्सिस के इंटरसेक्शन से जब ओलिगोमर्स की रोटेशनल एक्सिस राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेगी तो जो ज्योमेट्री जनरेट होगी वो डाईहाइड्रल सिमेट्री जनरेट होगी, जिसमें से कि जो D2 सिमेट्री है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है. देन आता है टेट्राहाइड्रॉन क्यूब या आइसोहाइड्रॉन. ये डिफरेंट टाइप की पॉसिबल सिमेट्री है जो कि मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस में और स्पेरिकल वायरसेस में ज़्यादातर पाई जाती है. ठीक है, देन हम बात करें कि डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का, तो इसके लिए भी वही मेथड्स लगभग यूज़ किए जाते हैं जो टर्शरी स्ट्रक्चर में यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को डिटेक्ट कर सकते हैं. जब क्रिस्टलोग्राफिक डाटा गैदर नहीं कर पाते हम प्रॉपरली तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी कर सकते हैं. देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मॉलिक्यूलर वेट इन सॉल्यूशन. जब हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम सॉल्यूशन में मॉनिटर करें या डिटरमाइन करें किसी भी प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशन में, तो हम उसके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को भी एस्टिमेट कर सकते हैं. और जो डाटा है वो लिटरेचर ये छोड़ दो, बस आपको तो इसमें इतना याद रखना है. डाटाबेस वाला पॉइंट अगर आपको डिफिकल्ट लगे आप छोड़ भी सकते हो. मेनली आपको ये याद रखना है कि डिटर्मिनेशन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का कैसे होता है. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से होता है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से डायरेक्टली हो सकता है, और या फिर जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का है उसको हम प्रोटीन को अगर सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व कर ले तो वहाँ से भी हम उसका मॉलिक्यूलर वेट ले सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं.
ठीक है। फिर बाकी तो ये इसमें दे रखा है कि प्रोटीन्स हैव क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिपोर्टेड इन प्रोटीन डाटाबेस में उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिपोर्टेड है, और ये जो है ये डिराइव किए जाते हैं क्यूएस इन्फॉर्मेशन से। ये लाइन्स आप छोड़ भी सकते हैं। ओनली रिमेंबर कि किस तरीके से हम प्रोटीन का डिटर्मिनेशन करते हैं ना, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं, क्रिस्टेलोग्राफी से करते हैं, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से करते हैं, और सिंपली प्रोटीन को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके भी उसका मॉलिक्यूलर वेट ले सकते हैं। देन रिसेंट स्टडीज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या क्या हुई हैं, इसको भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझा रही हूँ, आप याद रखिएगा। 2006 में ज्यू ने काम किया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बाय फंक्शनल डोमेन। फंक्शनल डोमेन के बेसिस पे प्रोटीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन किया था। एवरी प्रोटीन वाज रिप्रेजेंटेड बाय, बस आप इतना याद रखिएगा कि 2006 में ल्यू ने प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है वो उसके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे दिया था, और जो जितने उसमें फंक्शनल डोमेन प्रेजेंट होते हैं। कल मैंने क्लास में समझाया था कि डोमेन क्या होता है, मैंने बताया था जो सर्कुलर मॉलिक्यूलर लेवल पे स्ट्रक्चर प्रोटीन का कई बार हम सर्कल बना के रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन का आपने पढ़ा होगा डोमेन स्ट्रक्चर, उनको डोमेन्स बोलते हैं, है ना। तो फंक्शनल एस्पेक्ट डोमेन का बताया था, और क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर प्रोटीन का, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करें तो चिउ लुआंग टंग ने 2016 में एक नया मेथड दिया था बेस्ड ऑन दी प्रोटीन कंजर्व्ड मोटिफ कंपोजिशन इन ब्लॉक फॉर्मेट। प्रोटीन कंजर्व्ड मोटिफ के बेसिस के ऊपर उन्होंने एक नया ब्लॉक फॉर्मेट दिया था। फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन इज प्रपोज्ड विच इज टर्म्ड एज ब्लॉक कॉम्पोजिशन, जिसे ब्लॉक मतलब बस आप इतना समझिए कि ये एक नया मेथड था प्रोटीन कंजर्व्ड मोटिफ का। देखिए प्रोटीन यदि कंजर्व्ड हो, प्रोटीन मोटिफ, प्रोटीन डोमेन्स यदि कंजर्व्ड हो, तो प्रोटीन को देखकर हम इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी पता कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहीं बताया है कि ऐसे वक्त बहुत हुए हैं कि दो स्पीशीज़ के प्रोटीन को स्टडी करते हैं और फिर बताते हैं कि उनके बीच का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, वो एक दूसरे से कितने रिलेटेड हैं। तो इसी डायरेक्शन में 2016 में एक वर्क हुआ था, और 2018 में कोर्समैन worked on the investigation of protein quaternary structure via stereochemistry and symmetrical information। मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का इन्होंने स्टीरियो केमिस्ट्री के माध्यम से और सिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन के माध्यम से स्टडी किया था। देखिए आप जितना भी रिसेंट वर्क प्रोटीन में सर्च करेंगे ना, आपको मेनली वो पूरा वर्क बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड मिलेगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है ना कि हम अगर प्रोटीन का एक बिल्कुल बेसिक सीक्वेंस भी दे दें, तो ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से, बायोलॉजी और कंप्यूटर के इंटीग्रेशन से डेवलप हो गए हैं कि जो आपको पूरा कैसा प्रोटीन बनेगा ये भी बता देगा। इवन अगर आप एक जीन का सीक्वेंस भी दे दें तो भी वो बता देगा कि कैसा डीएनए रेगुलेट होगा, कैसा एमआरएनए बनेगा और कैसा प्रोटीन बनेगा, है ना। तो जितना मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला बस उतनी लाइन में आपको रिसेंट वर्क का एक पॉइंट समअप करना है ताकि आपका नोट एकदम अपडेटेड लगे, ठीक है। अब फटाफट से हम कंक्लूजन देख लेते हैं। नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट दैट फॉर्म अ प्रोटीन आर रेफर्ड टू एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जितना भी सब यूनिट्स प्रोटीन को बनाते हैं वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज एन इंपॉर्टेंट प्रोटीन एट्रीब्यूट दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू फंक्शन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है वो फंक्शन से रिलेटेड होता है। प्रोटीन विद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ओलिगोमेरिक प्रोटीन, क्योंकि जनरली जिन प्रोटीन में दो से अधिक सब यूनिट्स होते हैं उनको ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स बोलते हैं, और ज़्यादातर जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन होते हैं उनमें दो से अधिक सब यूनिट्स होते हैं, है ना। देन ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस, जैसे कि मेटाबॉलिज्म में, है ना। आपने देखा हीमोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, सिग्नल ट्रांसडक्शन में और क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में, इन सब में ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। डज इट इज़ हाईली डिजायरेबल टू डेवलप मोर कंप्यूटेशनल मेथड टू ऑटोमेटिकली क्लासीफाई द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम देयर सीक्वेंस, और इसलिए बहुत ज़रूरी कि ऐसे कंप्यूटेशनल मेथड्स का डेवलपमेंट किया जाए जिससे कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टडी किया जा सके और उसकी सीक्वेंसेस को समझा जा सके। ओके, देन ये हुआ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसके साथ प्रोटीन का स्ट्रक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। थैंक यू वेरी मच।